वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करते हैं कि एक कह लें कि वक्त ऐसा भी आया था जब हमारी आईटी इंडस्ट्री को बूम मिला था। वो था कोरोना के दिनों में। जब कोरोना आया उसमें हमें पता चला कि जनाब हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, हम घर पे बैठ के अपने तमाम तो जितने भी मामलात हैं उनको तय पा सकते हैं। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से था कि आईटी की वजह से, और उसकी वजह से हमारी फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए, वो प्लेटफॉर्म जो है ना उसको एक्सप्लोर किया और अपने बिजनेस स्टार्ट किए। आईटी को बूम मिला। जितने भी लोग मुंसलिक थे आईटी से, उनको बहुत अच्छे तरीके से कह लें कि अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जनाब कुछ फ़ैसले लिए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, और उन फैसलों से हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ कह लें कि हमारे आईटी फर्म्स और एक्सपर्ट्स हैं जिनकी बैरून मुल्क मुंतकली भी हमारे सामने आई है कि जिन्होंने मुल्क छोड़कर बाहर जाने को ज़्यादा तरजीह दी कि यहाँ पर अब हमारा कोई फ्यूचर नहीं रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि हुकूमत को खसूसी इक़दामात लेकर आईटी इंडस्ट्री को तबाही से बचाना होगा। अब ये वक्त आ चुका है कि जिसमें हमें अब कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसको बचाया जा सकता है। और एक और मसला है कि आईटी की जो सन्नत से वाबस्ता अफराद हैं उनको दुबई जाने में भी इवन दो कि सिर्फ दुबई नहीं और किसी मुल्क में भी जाने से मसाइल पेश आ रहे हैं कि उनके वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं। वो किस वजह से नहीं लग रहे हैं उस पर अभी हमने बात करनी है, और ओवरऑल हम आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों लोग जो है ना अपना मुल्क छोड़कर बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसी क्या मुश्किलात हैं, उस पर बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ कंवल चीमा ने भी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है और आईटी एक्सपर्ट हैं वो भी, उनसे बात करेंगे। और काशिफ साहब, सबसे पहले आप ही को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। काशिफ साहब, सबसे पहले तो आप बताइए जो मामलात हैं, आईटी इंडस्ट्री हमारी बूम की, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वो नीचे भी आया उसका ग्राफ। अब मसले ये आ रहे हैं कि जी लोग जो आईटी से वाबस्ता बाहर जाना चाह रहे हैं उनको जो वीज़ा नहीं मिल रहा, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, एक्चुअली जब कोरोना आया उसने एक मैसेज दिया, उस मैसेज को हमने एक्सेप्ट किया। सब लोगों को समझ आई कि ये एक ज़रिया है जहाँ से हम लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है। उन दिनों में आपने देखा होगा कि आईटी को बहुत बूम मिला, हर चीज़ शटर डाउन थी, सब कुछ बंद था, लेकिन हमने ई कॉमर्स को बहुत प्रमोट किया और ऑटोमेटिकली उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और उसको वार्मली वेलकम किया। फिर जब कोरोना ख़त्म होता है और वापस रूटीन पे सब कुछ आता है, उन लोगों के बिजनेसेस ज़्यादा बेहतर हुए क्योंकि काउंटर सेल भी हुई और जो उनकी एक सिस्टम सेट हो चुका था, लाइन सेट हो चुकी थी ऑनलाइन की, उन्होंने उसको भी जारी रखा। उल्टा बिजनेस जो है ना वो प्रमोट हुआ, वो कम नहीं हुआ। उसके बाद ज़ाहिर है फिर चलते चलते हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो बड़ी सख्त थी। फिर कुछ टैक्सेस के मामला हैं, जो ई कॉमर्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो उसके लिए जो बाहर से ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो रेमिटेंस आती है उसको ईजी नहीं किया गया ना। अच्छा। उसके अंदर ईज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप ईज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा जो है वो आपके मुल्क में डॉलर ज़्यादा आएगा और प्रॉपर चैनल से आएगा। अब एक्चुअली प्रॉपर चैनल पर लाना ही सबसे बड़ा काम है। अच्छा। तो वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ को ना ईज़ करें, उसमें ईज़ डालें, ना कि उसमें मज़ीद मुश्किलात डालें। तो फिर लोग क्या करते हैं कि उसका दूसरा हरबा जो है ना वो इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी आपने जो सवाल किया कि जी चूँकि बूम आया और फिर पॉलिसीज़ की वजह से डाउन आया और पिछले दिनों में इंटरनेट के इतने मसाइल आए और जो स्टिल अभी भी हैं, मतलब एकदम से कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ स्लो डाउन हो रहा है हमारे इंटरनेट। हाँ, उसकी वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। अच्छा। और हमारा इंटरनेशनली इतना लॉस हो रहा है हमारे फ्रीलांसर्स को कि आपकी सोच भी नहीं है। हमारे पास $25 बिलियन का हदफ है, और अगर $25 मिलियन का हदफ है तो ऐसे तो नहीं पूरा होगा ना। अब हमारी तकरीबन समझ लें कि आप $25 मिलियन का आप हदफ बता रहे हैं। $6 मिलियन तो हम IMF से लेते हैं कर्जा जी, और आप $25 मिलियन बता रहे हैं। हदफ है ना ये। अब सोच है ना, सोच तो चलो अच्छी है, सोच पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बात ये है लेकिन उसके अमल लिए क्या है, वो पॉलिसीज क्या है। इनिशिएटिव्स भी तो लेने चाहिए ना फिर। अच्छा, अब एक चीज़ थी कि लोग जो आईटी का हमारी जो क्रीम थी ख़ास तौर पे,
वो ये सोचती थी, बल्कि इन दिनों में सोचने पे मजबूर हो गई थी कि वी शुड लीव द कंट्री और हम बाहर जाएं, जिसकी वजह से आप देखें तो पासपोर्ट ऑफिस में बहुत रश है। अब देखा जाए तो वो रास्ता और वो बैरियर आ गया, वो भी खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि अभी हमारे इतने बैन लग रहे हैं जगह जगह। अब आप वो आप ये देखें ना, जो दुबई को देखें, दुबई का वीजा कितना इजीली लग जाता था, अब उसका वीजा भी नहीं लग रहा, वो भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। 27-28 इजला ऐसे हैं जहां आप पर पाबंदी है, अच्छा, आप नहीं जा सकते। उन्होंने लिखे हमें कि ये आपके जो है जितने शहर उन्होंने लिख दिए, उन्होंने कहा कि जी यहाँ से जो भी आएगा अप्लाई करेगा वो डायरेक्ट उसको जो है वो रिजेक्शन लगेगी। चले लाहौर जो है वो ग्रीन जोन में है, उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप फिर भी अप्लाई करें तो आप रिस्क पे हाँ हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे लोग यहाँ से चाहे वो लेबर जाए या कुछ भी हो, ख़ास तौर पे एक ऐसा तबका है जिसने हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो है उसको बदनाम किया है, और वहाँ जाकर हम क्या करते हैं, फ्रॉड में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम लोग बैगिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बैगर्स बन जाते हैं। जी, अब यकीन करें कि यहाँ से जहाज भर के जा रहे हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया हुआ है कि जैसे कि आप समझ लेना कि वो इंटरनेशनल चेन बन चुकी है। सऊदीया में था, वहां पर हमारे ऊपर पाबंदी लगी, और अब ये दुबई में सारी चीजें हो देखिए जी, जैसे आप मुनीबा हमारे यहाँ पे ट्रक भर भर के जाते थे, हाँ बिल्कुल, वो फिर एक माफिया है। हाँ, अब वो माफिया इंटरनेशनली बन गया हुआ है और वो वहां पर भी जाकर उसके ऊपर मेरे ख्याल से कार्रवाई करने की जरूरत है। हुकूमत को इस चीज को भी देखना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे मजीद काशिफ साहब के साथ। मिनिस्ट्रीज दी जाती हैं या मिनिस्ट्रीज सही तरह नहीं दी जाती हैं कि जिनको कलमदान दिया जाता है वो उसके अहल होते भी हैं नहीं। तो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं जो हमारी आईटी के हैं, शज़ा फातिमा, उनके ऊपर काफी तनकीद भी होती रहती है सोशल मीडिया पर। तो उस चीज को आप किस तरह लेकर चलेंगे? देखिए विजन भी तो कोई चीज आपको लगती है? देखिए विजन भी तो चीज है ना, अब विजन भी तो कोई चीज है ना। अच्छा, अब अगर फर्ज करें आप एक्सपर्टीज आपके पास है, फिर आपका आता है अगला स्टेप विजन का। अच्छा। आपका विजन क्या है, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके साथ चीज ऐड ऑन होती है कि अब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना फास्ट है। ये सब चीजें मिलेंगी तो एक अच्छी रिजल्ट्स आउट होंगे। ये खाली एक बात पर नहीं होता। पहली बात मिनिस्ट्री आ गई, फिर आपका विजन आ गया, फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन भी है कि आप उसको कितना फास्ट करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर आज कुछ सोचता हूं तो मैं कल उसका इम्प्लीमेंट कर देता हूं। मैं परसों का इंतजार नहीं करता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि आप आज का काम जब कल पे डालेंगे, कल आपको परसों पे डाल देगी। सो इंटरनेट की रफ्तार तेज है ना, तो आईटी का एक मिजाज है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, इसके मिजाज को समझें आप। इसका मिजाज ये है कि इसकी स्पीड, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, आपको इसकी रफ्तार से चलना है। अगर हम इसकी रफ्तार को टच नहीं करते, हम पीछे रह जाते हैं, और वही हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अब हमारी जो हुकूमत है ना, उसको कोई लाइन ऑफ एक्शन पकड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। आशिफ साहब, आपसे भी यही सवाल करूंगी, जिस तरह मैं बात की कि कराची में वो बंदा एफआईए ने पकड़ा है कि तीसरी दफा वो अटेम्प्ट कर रहा था सऊदीया जाने का, उम्रा करने का, और उसका जो कंसल्टेंट था उसने कहा था कि वहां पे जाओ और तुम पहुंच जाओ, मैं तुम्हारे रिहाइश का बंदोबस्त करूंगा, और वहां पर जाके तुमने कमा के मुझे पैसे भेजने। कि वो 2.5 से 3 लाख, चले 5 लाख रुपए लगा के यहाँ से जाते हैं उम्रा करने, वहां से 25 लाख 30 लाख रुपए कमा के आते हैं वापस। देखें, मैं अब आपको थोड़ी सी बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आई लिव्ड इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, मुझे वहाँ का बहुत ज्यादा पता है आपको। अच्छा, पहली बात ये कि बैगिंग की बात करें तो पाकिस्तान का बैगर पता है क्या सोचता है, उसका माइंडसेट क्या है? वो कहता है कि यार मैं अगर पाकिस्तान में भीख मांग के 50, 60, 70 हज़ार कमा लेता हूँ, अच्छा, वो फौरन मल्टीप्लाई करता है कि अगर मैं ये रियालों में कमाऊं तो कितने होंगे। ये जो आप 25-30 लाख की बात कर रही हैं, ये शायद कम है। अच्छा, इससे ज्यादा कमा के आते हैं। यस, ओह वाओ। आपको शायद याद होगा, एक टाइम था जब मैंने खुद देखा है, और इतनी ह्यूमिलेशन होती थी, इतनी हमारी इंसल्ट होती थी। पाकिस्तान, मेरे मुल्क की इंसल्ट हुई है, और मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जब हम पर ये एजेंट्स माफिया, ये जो एफआईए है, मतलब एफआईए थोड़ा मुतहर्रिक हो ना, लेकिन एफआईए भी मुतहर्रिक बेचारा कैसे हो, उनके पास बंदे ही कम है। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, इस वक्त साइबर क्राइम के इतना रेशो बढ़ गया है, जबकि जो तफ्तीशी हैं बहुत कम है, तो वो क्या क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये, इसको किसने करना है? हुकूमत ने। ये हुकूमत की जिम्मेदारी, आप और हम नहीं कर सकते। अच्छा, उस वक्त ड्रग्स जाती थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, और एयरपोर्ट पे आप यकीन करें कि ऐसा लगता था जैसे कोई कबाब बन रहे हैं, टक टक की आवाजें आती थी, और उन्होंने हाथ में खुरपी पकड़ी होती थी, और वो आपके बैग्स को तोड़ फोड़ देते थे, वो फ्रेम्स को तोड़ते थे, ये देखने के लिए कि खुदा ना खास्ता ड्रग तो नहीं। और आपको शायद याद होगा कि एक एजेंट था जिसने पाकिस्तान से एक फैमिली भेजी थी
ठीक है, और उन पे उसने ही वो ड्रग्स डाले थे। फिर वो अच्छा। बाहर गए, फिर उसके बाद बड़ा लंबा सिलसिला है, लेकिन फिर उन्होंने बाइज्जत तौर पे उनको वापस भेजा भेजा, कि सही नहीं है। ये लोग ठीक थे। ठीक है। मतलब एक वो हम पे स्टैंप लगी, फिर वो उतरी, फिर हम बैगिंग की इस तरफ आ हवाले से फिर गए। हमें खास लाखों तौर रुपए पर हुकूमत इस को वक्त ना वो इस लोग हवाले वहां से कमा अब रहे हैं। फैसले लेने की जरूरत है, फ्रंट फुट पर आके खेलने की जरूरत है कि जनाब हमने अगर अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना है अच्छा, एक तो और कुछ चीज आपको हमें, बताऊं, जो है ना एक्शन, जो है ना लाइन ऑफ एक्शन हमारा बेहतर होना चाहिए। वक्त खत्म हो चुका है। जी। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका कि आप भी यहाँ पर आए और